नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी पूर्वाधिकार लेनदार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जब हम समापन की स्थिति में कंपनी के जो लेखे तैयार करते हैं उसमें पूर्वाधिकार लेनदार की गणना आपको करनी होती है। क्योंकि अगर आप पूर्वाधिकार लेनदारों की गणना सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो कंपनी की स्थिति में जो अकाउंट्स तैयार करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पूर्वाधिकार लेनदार कौन कौन से होते हैं और उनसे संबंधित नेम क्या हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। विशेषकर हमारे बीकॉम भाग थर्ड, एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ साथ बीकॉम भाग प्रथम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा चैप्टर्स को अलग अलग क्लासों में ऐड या रिमूव किया जाता है। तो ये सभी विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से सुनना है क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वाधिकार लेनदार, इसके अंतर्गत उन लेनदारों को सम्मिलित किया जाता है जो सुरक्षित नहीं है। जो लेनदार सुरक्षित होते हैं उसको हम एज पर लिस्ट बी में शामिल करते हैं। और ये कौन से हैं? प्रेफरेंशियल एज पर लिस्ट सी, जो सुरक्षित नहीं है किंतु जिन्हें पूर्व असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 327A के अनुसार एक कंपनी के समापन पर निम्नलिखित लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। इसके अंतर्गत एक कंपनी के समापन पर निम्नलिखित लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। नंबर 1, संबंधित तारीख को कंपनी द्वारा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को देय लगान, कर तथा दरें ये ऋण संबंधित तारीख के 12 माह की अवधि में देय और भुगतान योग्य होना चाहिए। यानी 12 माह की अवधि के अंदर अंदर हो तभी हम उसको पूर्वाधिकार लेनदारों में शामिल करेंगे। यदि कोई लगान, कर, दरें इत्यादि 12 माह की अवधि से पूर्व तथा भुगतान योग्य होंगे तो ये उन्हें पूर्वाधिकार लेनदार में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी कर्मचारी की मजदूरी तथा वेतन, अर्जित कमीशन सहित ये कर्मचारी कंपनी अधिनियम की धारा 230 में वर्णित कंपनी का अधिकारी नहीं होना चाहिए। यदि पारिश्रमिक संबंधित तारीख से ठीक पूर्व में 12 माह की अवधि से संबंधित होना चाहिए। यानी 12 माह की अवधि से संबंधित होना चाहिए जिसमें कर्मचारी की मजदूरी तथा वेतन है। इसके साथ अर्जित कमीशन भी इसमें शामिल किया जाता है। और जो कर्मचारी कंपनी अधिनियम की धारा 230 में वर्णित कंपनी का अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसके तथा इसमें से 4 माह का पारिश्रमिक या 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति अधिकतम पूर्वाधिकार माना जा सकता है तथा शेष को असुरक्षित लेनदारों में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी श्रमिक को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि को भी 1,000 प्रति व्यक्ति की सीमा तक पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। किसी कर्मचारी को समस्त अर्जित अवकाश का देय पारिश्रमिक, इसमें अधिकारी को शामिल नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति ने उक्त 2 या 3 में वर्णित, जो अभी 2 या 3 थे, उसमें से देय राशि का भुगतान करने के लिए कोई धन उधार दिया है तो वह व्यक्ति भी पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा।
ये सब रकमें जो कंपनी द्वारा नियोक्ता की हैसियत से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत संबंधित तारीख से पहले 12 माह के अंतर्गत देय हो को भी इसमें पूर्वाधिकार लेनदार में शामिल किया जाएगा। ये सब रकमें जो कंपनी द्वारा नियोक्ता की हैसियत से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत संबंधित तारीख से पहले 12 माह के अंतर्गत देय हो। ये नियम उस समय लागू नहीं होगा जब कंपनी का समापन स्वेच्छा से एकीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होता है, तब ये नियम लागू नहीं होता है। नंबर 6, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि। ये नियम उस समय लागू नहीं होगा जब कंपनी का समापन स्वेच्छा से एकीकरण या पुनर्निर्माण के लिए होता है। और नंबर 7 है, अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी भुगतान फंड या किसी अन्य को जो कर्मचारियों के हित के लिए है, देय राशि को भी पूर्वाधिकार लेनदार में शामिल किया जाता है। तो ये 7 पॉइंट थे और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और है कि कंपनी अधिनियम की धारा 213 या 216 के अंतर्गत कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान के खर्च, ये खर्चे जो कंपनी द्वारा अनुसंधान के लिए खर्च किए गए थे वो कंपनी अधिनियम की धारा 213 से 216 के अंतर्गत दिए गए हैं को भी पूर्वाधिकार लेनदार में आपको शामिल करना है। पूर्वाधिकार लेनदारों के लिए लिस्ट सी तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त अधिभावी पूर्वाधिकार भुगतान, यानी इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 326 के अनुसार समापन के समय श्रमिकों वर्क्समैन के निम्नलिखित बकायों का पूर्वाधिकार लेनदार यानी धारा 327 के से संबंधित भी पहले भुगतान किया जाएगा। जैसे किसी श्रमिक की मजदूरी अथवा वेतन, जैसे मैंने बताया था, अर्जित कमीशन सहित वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि को भी शामिल किया जाता है। ये नंबर 1 है। दूसरा नंबर है, किसी श्रमिक को समापन पर देय समस्त अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक। यदि किसी श्रमिक को समापन पर देय समस्त अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक, किसी भी श्रमिक को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि, किसी श्रमिक को भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी भुगतान तथा अन्य किसी कोष जो श्रमिकों के हित के लिए है, देय राशि को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त असुरक्षित लेनदारों को देय राशि को भी अन्य ऋणों की तुलना में वरीयता के साथ चुकाया जाएगा और इन धनराशियों का संपत्तियों के विक्रय के 30 दिन के अंतर्गत इसका भुगतान आपको करना है। ये सब पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं। और पूर्वाधिकार लेनदार समापन की स्थिति में कंपनी के जो लेखे तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपके नंबर 1 है स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स और सेकंड जो है आपका लिक्विडेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इसको प्रयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। सभी विद्यार्थी घर पर रहे और अपना ऑनलाइन स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ऑफलाइन स्टडी आपके लिए अभी संभव नहीं है। कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आप सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।